नौकर खूब कस कस कर मेरा मसाज करता और मैं उसको पैसे देती तो वो कहता, रहने दो मालकिन, वसूली मैं रात को कर लूंगा। मैं कुछ समझ न पाती। जैसे जैसे वो मसाज करता मुझ पे खुमारी सी बढ़ती जाती और मैं गहरी नींद में सो जाती। लेकिन एक रात मुझे नींद नहीं आई। वो नौकर मेरी मसाज कर रहा था, उसे लगा मैं सो रही हूँ। थोड़ी ही देर बाद मेरे होश उड़ गए जब उस रात नौकर ने मेरी मसाज करते ही, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसीलिए शादी से पहले हर आए दिन मेरा एक रिश्ता तैयार होता था। जब देखो लड़के वाले मेरे लिए रिश्ता लेकर चले आते थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसीलिए मेरे पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनकर उनका नाम रोशन करूं। मगर जब मेरे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे तो मेरी माँ मुझसे कहती कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और शादी करके अपना घर बसा लो। मगर मैं अपनी माँ से कहती कि नहीं, मैंने शादी नहीं करनी, मैंने तो डॉक्टर बनना है। और कई अच्छे रिश्ते मैं ठुकरा भी चुकी थी। पता नहीं मेरी माँ के दिमाग में कौन सी बात बैठ गई थी कि जैसे इतने अच्छे रिश्ते फिर कभी नहीं आएंगे। जब मैंने कुछ रिश्ते को ठुकराया तो मेरी माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। मैंने अपनी माँ को शांत किया। मैंने कहा, माँ आप समझती क्यों नहीं, पहले मुझे डॉक्टर बनना है, शादी के चक्कर में पड़कर मैंने अपना करियर खराब नहीं करना। तो मेरी माँ गुस्से में आ गई, कहने लगी तुम अभी शादी कर लो, ये डॉक्टरी बाद में कर लेना। मेरी शादी के लिए मेरे पापा भी नहीं मानते थे, इसीलिए मेरी माँ एक बाबा के पास गई और उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसका बाप मानता ही नहीं है और न ही मेरी बेटी मानती है। आप कोई ऐसा चमत्कार करें कि दोनों बाप बेटी शादी के लिए राजी हो जाए। उस बाबा ने मेरी माँ से 10,000 रुपये लिए और कागज पे कुछ लिखकर दे दिया और कहा कि इसे अपनी बेटी के तकिए के नीचे रख देना और ये कागज सोने से पहले अपने पति के तकिए के नीचे रख देना। देखना दोनों बाप बेटी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। और फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे पापा शादी के लिए फौरन मान गए। मैं तो हैरान थी, पता नहीं ये उस बाबा का चमत्कार था या फिर ये मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ था। ये रिश्ता दरअसल मेरे पापा के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा था और कहा था कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है, हम उसकी पढ़ाई में बिल्कुल भी रुकावट नहीं डालेंगे, बस आपकी लड़की हमें पसंद आ गई है, इसीलिए आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। ये सुनकर मेरे पापा ने शादी के लिए फौरन हाँ कर दी। बहुत ही आनन फानन में मेरी शादी हुई थी। 15 दिन के अंदर ही अंदर मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल भी आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसीलिए मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरा पति अपने बाप का बिजनेस संभालता था, इसीलिए वह सुबह से शाम तक बिजी रहता था। मैं उसके घर गई तो ऐसो आराम देखकर मैं चौंक गई थी। हालांकि हम भी कोई गरीब लोग नहीं थे। मेरे पापा की एक अच्छी नौकरी थी और इतना कमा लेते थे कि हमारी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी। अच्छे खाते पीते लोग थे हम, लेकिन मेरा पति तो कुछ ज्यादा ही पैसे वाला था। मेरे पति ने मेरी सेवा के लिए कई नौकरानियां रखी हुई थी। एक नौजवान लड़का भी रखा हुआ था। ये लड़का बाहर के काम के लिए रखा हुआ था। बिजली, गैस या बाहर का कोई भी काम होता, यही लड़का करता था। मगर ये नौकर धीरे धीरे मेरे बहुत करीब आने लगा। उस नौकर ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं यहाँ काफी सालों से काम कर रहा हूँ और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर का सदस्य समझते हैं। ये सुनकर मैं भी उस पे विश्वास करना शुरू कर चुकी थी। एक दिन वो मेरे कमरे में आया तो मैं अभी तक बिस्तर पे लेटी हुई थी। उसने मुझे थका थका देखा तो कहने लगा, मैडम जी आप लेटे लेटे थक गई होंगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको पैर दबा दूं। ये सुनकर मैं चौंक गई। बहुत खूबसूरत जवान था, लेकिन मुझे मेरे पति के अलावा किसी मर्द ने नहीं छुआ था और ना ही मैंने कभी किसी नौकर से, यहाँ तक कि नौकरानी से भी पैर नहीं दबाया था। इसीलिए मैंने फौरन मना कर दिया।
मैंने कहा, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे पैर दबाए। ये सुनकर वो चुप हो गया और मेरे कमरे से चला गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके बात का जवाब शायद बहुत ही सख्ती से दिया था। उसने तो मेरे भले की बात कही थी। मुझे थका थका देखा तो सोचा होगा कि मेरे पैर दबा देगा तो मेरी थकान उतर जाएगी, और हो सकता है वो मेरे ससुराल वालों का इतना विश्वास नौकर है तो वो ऐसे काम करता रहता होगा। मगर मैंने साफ साफ मना करके उसका दिल तोड़ दिया था। असल में मैं बहुत नर्म दिल लड़की थी। शादी से पहले भी मैं हर किसी का ख्याल रखती थी कि मेरी वजह से किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। इसीलिए मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने उसे इतनी सख्ती से बात की, क्योंकि मैं उसी के बारे में सोचने लगी कि ये नौकर तो काफी जवान और खूबसूरत है। पता नहीं किस मजबूरी के कारण उसको ये नौकरी करना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि मैं इसको प्यार से समझा दूंगी कि मैं तुमसे पैर नहीं दबा सकती हूँ। तुम एक जवान मर्द हो और मैं अपने पति के अलावा कभी किसी को ये हक नहीं देती हूँ कि वो मुझे टच करे, और शायद मेरे पति को भी ये बात अच्छी न लगे। लेकिन अगले दिन मैं हैरान रह गई जब नौकर ने यही बात मुझसे दोबारा कही। उसने इतनी मासूमियत और प्यार से मुझसे ये सवाल दोहराया था कि मुझे उस पे दया आ गई और मैं उसे मना न कर सकी। और वैसे भी मैं उस दिन बहुत थकी हुई थी, इसीलिए मैंने अपने पैर बिस्तर से नीचे कर लिया और उससे कहा, तुम मेरे पैर दबा दो। ये सुनकर वो खुश हो गया और उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। वो इतने धीरे धीरे पैर दबा रहा था कि मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि मुझे नींद भी आने लगी थी। ये देखकर वो नौकर कहने लगा, मालकिन, आपको नींद आ रही है, आप बिस्तर पे लेट जाए, मैं आपके पैर दबाता रहूंगा। मैं जैसे मदहोशी में थी, इसीलिए फौरन बिस्तर पे लेट गई। वो नौकर भी बिस्तर पे आ गया और मेरे पैर दबाने लगा, और फिर उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे तक सोती रही। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो नौकर अभी तक मेरे पैर दबा रहा था। ये देखकर मुझे उस पे तरस आ गया। मैंने हाथ बढ़ाकर अपना पर्स खोला, कुछ पैसे निकाले और उस नौकर के हाथ पे रख दिए। ये देखकर वो शर्माने लगा और बोला, मालकिन, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं। मेरी तनख्वाह अच्छी भली है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं। ये सुनकर मैंने उससे कहा, ये पैसे तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम कितने घंटों से मेरे पैर दबा रहे हो और देखो कितने अच्छे पैर दबाए कि मुझे कितनी सुकून भरी नींद आई थी। ये पैसे मैं तुम्हें इसीलिए दे रही हूँ। ये सुनकर उसने वो पैसे मुझसे ले लिया, मेरे कमरे से निकल गया। मेरा पति रात को देर से आता था, इसीलिए मैं शाम को फिर उसी नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा, तुम्हारी मालिश से मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, इसीलिए जब तक मेरा पति घर नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना और मेरे पैर दबाते रहना। शायद नौकर को पैसों का लालच आ गया था, इसीलिए मेरी बात सुनकर खुश हो गया। कहने लगा, मालकिन, मैं तो एक छोटा सा नौकर हूँ और आपका बहुत ही सम्मान करता हूँ, और इसीलिए मैं आपके पैर भी दबा देता हूँ ताकि आपको थकान न हो, आपकी थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि तुम्हारे हाथों में जादू है, इसीलिए तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। एक दिन नौकर ने मुझसे कहा कि आपकी सास भी कभी कभी मुझसे मसाज करवा लेती है। ये सुनकर मैं चौंक गई और फिर मुझे उस नौकर पे और भी विश्वास आने लगा कि जब मेरी सास के भी पैर दबाता है तो ये बहुत ही विश्वास के लायक नौकर है। मुझे ससुराल आए 1 महीना होने वाला था। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देकर मैं फ्री थी।
मेरे पति ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम एक दिन एक अच्छी डॉक्टर जरूर बनोगी। मैं भी खुश थी कि मेरा पति कितना अच्छा है और वो मेरा साथ दे रहा था। मुझे ससुराल आए पूरा 1 महीना हो चुका था और इतने समय में मैंने उस नौकर को अच्छे से परख लिया था। जब भी वो मेरे सामने आता था, उसकी नजरें हमेशा नीचे रहती थी, कभी मुझसे नजर मिलाकर बात नहीं करता था। बहुत ही सीधा साधा और शरीफ सा लड़का था, कभी भी झूठ नहीं बोलता था, हर बात सच ही कहता था। मेरे घर में नौकरानियां भी काम करती थीं, मगर मुझे उन पे किसी भी बात पे विश्वास नहीं था, क्योंकि वो झूठी और बेईमान थी। मेरे घर की बातें बाहर मोहल्ले में बड़ा चढ़ाकर बताया करती थी। 1-2 बार मेरे घर का सामान भी गुम हुआ था, जो बाद में पता चला कि उन्हें नौकरानियों ने चुराया था। इसीलिए मुझे उन पे विश्वास नहीं था और मैं उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देती थी। ये नौकर इस घर का पुराना नौकर था, इसीलिए मैं इस पे भरोसा करने लगी थी। नौकर जब भी मेरे कमरे में आता, अपनी नजरें झुकाए रखता। वो मेरे शरीर को हाथ लगाता था, मगर उसकी नीयत बुरी नहीं होती थी। वो बहुत ही सम्मान के साथ मेरे पैरों को दबाता था। ऐसा हर रात होता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि जब से हमारी शादी हुई है, हम कहीं घूमने फिरने नहीं गए। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है, तुम भी तो हर समय नींद में ही रहती हो। मैं रात को भी घर आता हूँ तो तुम गहरी नींद में होती हो। दिन को मेरे पास समय नहीं होता और रात को मेरे घर आने से पहले तुम सो जाती हो। तुम खुद सोचो जरा, तुमने और मैंने कितनी बार आपस में प्यार के पल बिताए हैं। मैं तो तरस गया हूँ तुम्हारे लिए। कभी कभी तो ऐसा महसूस करता हूँ कि जैसे मेरी शादी ही नहीं हुई है। मैं अपने दिल में सोचने लगी, ये सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा है। मेरे पति की शिकायत ठीक थी। मुझे रोज रात को अपने पति के लिए जागना चाहिए। शादी को 1 महीना होने वाला था और इस 1 महीने में मेरा पति मेरे पास एक बार भी नहीं आया था, सिवाय सुहाग रात के। मैंने फैसला किया कि आज रात जब नौकर मुझे मालिश के लिए कहेगा तो मैं उसे मना कर दूंगी, ताकि मुझे नींद ना आए और मैं अपने पति के आने तक जागती रहूं। शाम हुई तो मैं नहाकर खुद को अच्छे से तैयार किया और दुल्हन की तरह सजकर अपने बेड पे बैठ गई और अपने पति का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद नौकर मेरे कमरे में आया और मुझे इस तरह सजा सवरा देखकर पहले तो वो चौंक गया, फिर मुझे मालिश के लिए पूछा तो मैंने साफ साफ मना कर दिया। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा उदास हो गया और वो चुपचाप वापस चला गया। कुछ देर के बाद नौकर फिर से मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में दूध का गिलास था। कहने लगा, मैडम जी, अगर आप मालिश न करवाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दूध पी ले। गरम गरम दूध का गिलास है, आपकी सारी थकान उतर जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सोचा दूध पीने के लिए मना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उससे पहले ही उदास कर चुकी हूँ और फिर मैंने खाना भी नहीं खाया था। इसीलिए फौरन उसके हाथ से दूध का ग्लास लिया और एक ही सांस में पी लिया। ग्लास नौकर के हाथ में देकर मैंने उसे कहा, अब तुम जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। और फिर मैं अपने पति का इंतजार करने लगी, मगर अभी आधा घंटा ही हुआ था कि मुझे तेज नींद आने लगी। मैं खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कुछ ही देर में मेरे पति आने वाले थे, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी नींद नहीं जा रही थी और मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह में जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन, आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं? ये सुनकर मैंने अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा तो बेड की दूसरी साइड खाली थी।
ये देखकर नौकर कहने लगा, मालिक को कोई जरूरी काम था, वो नाश्ता करके चले गए हैं। ये सुनकर मेरा पूरा मूड खराब हो गया। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही, मगर सुबह होते ही वो ऑफिस चला गया। कम से कम इतना तो देख लेता कि मैं कितना सज संवर कर उसका इंतजार कर रही थी। अगर गलती से मेरी आंख लग गई तो वो मुझे उठा भी लेता तो हो सकता था मैं उठ जाती। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पति को खुद ही मेरी परवाह नहीं है। अगर वो चाहता तो रात को मुझे उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऑफिस से आने के बाद वो खुद भी सो गया। सुबह जल्दी चला भी गया। मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। मैंने नौकर को कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो, मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, जब करना होगा तो आवाज़ लगा दूंगी। मैं इसी खराब मूड के साथ वॉशरूम में चली गई फ्रेश होने के लिए। जैसे ही मैंने अपने कपड़े उतारे तो ये देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि जो कपड़े मैंने रात को पहने थे वो तो ये कपड़े ही नहीं थे, ये तो कोई दूसरे कपड़े थे। हाँ, जो ज्वेलरी मैंने रात को पहनी थी वो अभी भी वैसी की वैसी ही पहनी हुई है, लेकिन कपड़े बदल चुके थे। ये सब देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। आखिर मेरे कपड़े किसने बदल दिए? मेरा सर भारी होने लगा। मुझे ये सोचकर ही चक्कर आने लगे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था और उसने मेरे साथ क्या किया। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अगर मेरा पति मेरे साथ ये सब कुछ करता तो वो मुझे पहले उठाता, मुझे यूं बेहोशी में मेरे कपड़े न बदलता। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। थोड़ी देर बाद नौकर चाय लेकर आया तो मैंने उसे कहा, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, तुम ऐसा करो, मेरा पैर दबा दो और उसके साथ भी मसाज कर दो। ये सुनकर वो मेरे बेड पे आ गया और मेरे पैर दबाने लगा और फिर थोड़ी देर के बाद ही वो मेरे सर की मसाज भी करने लगा। उस दिन मैं बहुत देर तक बिस्तर पे पड़ी रही। उस दिन मेरा पति भी घर जल्दी आ गया। मैंने उसे देखा तो मैं उसे पे गुस्से के मारे बरस पड़ी। मैंने कहा, रात को मैं तुम्हारे लिए दुल्हन बन जागती रही, मगर तुम नहीं आए। ये सुनकर मेरा पति कहने लगा, लेकिन मैं रात को कमरे में आया तो तुम गहरी नींद में थी, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। ये सुनकर मैं चौंक गई कि मेरे कपड़े किसने बदले और नींद पूरी होने के बावजूद मेरा शरीर दर्द क्यों कर रहा है। ये सब सोचकर ही मैं उलझ गई थी। तभी मेरा पति कहने लगा, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, मुझे आज रात को भी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, इसीलिए देर हो जाएगी। लेकिन देखो, अभी मेरे पास 3-4 घंटे फ्री हैं, अगर तुम कहो तो हम कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। ये सुनकर मेरा मूड खुद ब खुद ठीक हो गया और मैं तैयार होने के लिए कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद मेरा नौकर कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, मगर मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप बाहर न जाएं, क्योंकि मौसम खराब है और आपकी तबीयत भी सुबह से ठीक नहीं है। ये सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। ये कहकर मैं बाहर चली गई। न जाने मुझे किस बात पे गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को खूब खड़ी खोटी सुना दी थी। वो भी तो हद से बढ़ने लगा था। वो कौन होता है मुझे ये समझाने वाला कि मैं अपने पति के साथ बाहर जाऊं या ना जाऊं। कितने समय के बाद तो ये मौका मिला था और ऊपर से वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए तो मैंने उसे डांट लगा दी थी और वो अपनी औकात जान गया था।
जब मैं घर आई तो मेरा नौकर मेरे सामने नहीं आया था। मेरा पति मुझे गेट पे ही उतारकर वापस अपने ऑफिस जा चुका था, ये कहकर कि मैं रात को लेट आऊंगा। मैं अंदर आई तो मेरा सारा शरीर बुरी तरह से दुख रहा था। शायद मेरे शरीर को मालिश की आदत हो गई थी, तभी तो रात होते ही मेरा शरीर मालिश के लिए तड़पने लगता था। लेकिन मैं तो उस नौकर को नाराज कर चुकी थी, इसीलिए आज वो मेरी मालिश करने के लिए नहीं आया था। मैं काफी देर तक उसका इंतजार करती रही कि शायद वो खुद ही कमरे में आ जाएगा और मेरी मालिश कर देगा, लेकिन बहुत इंतजार के बाद भी वो ना आया। अब मुझे उस नौकर की जरूरत महसूस होने लगी थी, तो मैंने एक नौकरानी को आवाज लगाई और उससे कहा कि उस लड़के को अंदर कमरे में भेजो। थोड़ी देर गुजरी थी कि वो नौकर मेरे कमरे में आ गया। उसका चेहरा लटका हुआ था। वो चुपचाप मेरे बेड पे बैठ गया और मेरे पैर दबाने लगा। ये देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उसे इतना भला बुरा कहा, मगर उसने मेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था। चुपचाप मेरा काम कर रहा था। मैंने उसे चुप चुप देखा तो कहने लगी, पता नहीं मुझे उस समय क्या हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें खरी खरी सुना दी। लेकिन देखो, गलती तुम्हारी भी थी। मैं कितने दिनों से अपने पति के साथ कहीं बाहर नहीं गई थी, इसीलिए मुझे तुम्हारा यूं मना करना बुरा लगा था, इसीलिए मुझे माफ कर दो। मैं उसकी मालकिन थी और उसे इस काम के पैसे भी देती थी, मगर अभी मैं इंसानियत जिंदा थी, इसीलिए मैंने मालकिन होकर भी नौकर से माफी मांग ली थी, क्योंकि भले ही वो नौकर था मगर वो भी तो एक इंसान ही था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि मैं आपका नौकर हूँ, इस काम के लिए मैं आपसे तनख्वाह लेता हूँ, आपको हक है कि आप जो चाहे मुझे कह दे। मैं चुप हो गई, मगर मैंने सोच लिया था कि आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। वो देर रात तक मेरी मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मुझे नहीं पता कि वो नौकर मेरे कमरे से कब गया और कब मेरा पति घर आया। मैं सुबह जागी तो मेरा पति बाथरूम में था और बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं उसे हैरानगी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या होता जा रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी नींद आती थी कि मुझे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता कि मेरा पति कब कमरे में आता था। मैं सोचने लगी कि इस नौकर की मालिश में भला ऐसा क्या जादू था कि वो मेरे पति के आने से पहले मेरी मालिश करता। मैं गहरी नींद में सो जाती थी। सुबह जब उठती तो मेरा सर भारी भारी होता और मैं चलने फिरने में भी अपने पैरों में दर्द महसूस करती थी। मगर ये बात मैंने अपने पति को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात मेरे पति को पता चले कि मैं इस नौकर से मसाज करवाती हूँ। एक मेरा पति दिन के समय घर पे था। मैंने नौकर से सारे घर के काम करवाए और अपने कमरे में उसे नहीं आने दिया। नौकर भी घर के सारे काम करता रहा। मसाज वाली बात किसी के सामने नहीं निकाली थी। मैं भी चाहती थी ये बात किसी को पता न चले। इसी बीच जब मेरा पति घर से बाहर जाता तो मैं उस नौकर को अपने कमरे में बुला लेती थी। एक मेरा पति अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी और वो नौकर मेरे पैरों की मसाज कर रहा था। जैसे ही मैंने अपने पति की गाड़ी का हॉर्न सुना, मैं एकदम से हड़बड़ा गई। वो नौकर भी बड़ा समझदार था, वो भी शायद समझ गया था। मैं मसाज वाली बात उसे नहीं बताना चाहती थी। अभी मैं उस नौकर को अपने मुंह से बोलने ही वाली थी कि तुम जाओ, इससे पहले वो खुद ही उठकर कमरे से बाहर चला गया और दूसरे कामों में लग गया और मेरे पति को कुछ भी पता नहीं चला। मैं मसाज घर की नौकरानी से भी करवा सकती थी, मगर पता नहीं इस नौकर के हाथों में क्या जादू था कि मैं उसे हर रोज अपने कमरे में बुला लेती थी।
पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा था। जिस रात मैं नौकर से मसाज न करवाती, उस रात मेरे पूरे शरीर में दर्द होता रहता था। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे और ये देखकर मैं फिर हैरान हो गई। आखिर ये सब चल क्या रहा था? ऐसा मेरे साथ कौन कर रहा था? क्या मेरा पति मेरे साथ ही कर रहा था? मैं सोच में पड़ गई और शीशे के सामने खड़ी हो गई तो चौंक गई। शीशे के सामने खड़ी हो गई तो मैं चौंक गई क्योंकि मेरे पूरे शरीर पे लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। ये कैसे निशान थे? मैं अपने शरीर पे हाथ फेरने लगी जैसे मैं उन निशानों को मिटाना चाहती थी, मगर ऐसा न हुआ। अब तो अगले दिन भी मैंने देखा वही निशान फिर से मेरे शरीर पे थे। इस बार मैं घबरा गई। तभी मेरे कमरे में नौकर आ गया। उसने मुझसे मालिश का कहा। मैं उससे अपने ये निशान छुपाना चाहती थी, इसीलिए मैंने कहा, आज तुम सिर्फ मेरे पैरों की मसाज कर दो, मुझे आज सिर की मसाज नहीं करवाना। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी। अगर किसी दिन मेरे पति ने ये निशान देख लिए तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? मैं ये सोच सोच कर ही थक चुकी थी। मैंने अपना सर तकिए पे रख दिया और नौकर मेरे पैरों की मसाज करने लगा। मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी। तभी नौकर ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी आंखें नींद से बोझिल होने लगी थी। मुझे उसकी बात सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ही गहरी नींद में जा रही थी और फिर मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मेरा पति भी बिस्तर पे लेटा हुआ था। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था और शरीर दर्द से टूट रहा था, मगर इसके बावजूद मैं अपने पति के करीब आई और उसे धीरे से अपने और करीब कर लिया और फिर मैंने उसे अपने शरीर के निशानों के बारे में भी बता दिया। मैंने सोचा कि ये निशान बढ़ रहे हैं, इसीलिए मुझे ये बात अपने पति को बता देनी चाहिए। ये सुनकर मेरे पति ने मेरे शरीर से कपड़ा हटाया तो वो उछल पड़ा। वो मुझसे एकदम से दूर हो गया। कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है, बेवफाई की है तुमने मेरे साथ और उसी की ये सजा मिली है तुम्हें। ये कोई बीमारी नहीं बल्कि तुम्हारा पाप है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरे मर्द की तलाश कर ली? मैं काम में बिजी था, मर तो नहीं गया था कि तुमने एक और चक्कर चला लिया। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैंने उसे कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बेकसूर हूँ। मेरा पति हंसने लगा और कहा, ये निशान बता रहे हैं कि तुम पापी हो। इन निशानों को देखकर कोई भी बता सकता है कि तुम्हारे साथ किसी गैर मर्द ने रातें बिताई है। ये निशान इस बात के गवाह हैं। मैं बिल्कुल भी धोखा नहीं खा सकता कि ये निशान एड्स बीमारी के निशान हैं। तुम मुझसे दूर रहो, वरना तुम्हारी ये बीमारी मुझे भी लग जाएगी। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक के पेपर भेज दूंगा। उसने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी ये सब कुछ एक ही पल में क्या हो गया था। मैं रोते हुए अपने माँ बाप के घर आ गई, उन्हें अपनी बेगुनाही का विश्वास दिलाया। वो मेरे अपने थे, इसीलिए उन्होंने मुझ पे विश्वास कर लिया। मेरे पापा ने कहा कि मैं दामाद जी से बात करूंगा और उन्हें समझाऊंगा कि हमारी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन मेरे पापा के जाने से पहले ही तलाक के पेपर मेरे घर आ चुके थे और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया उजड़ गई थी। मैं इसका जिम्मेदार किसे ठहराती? कोई भी तो नहीं था जिसे मैं अपनी इस उजड़ी हुई जिंदगी का जिम्मेदार ठहराती। मैं खुद को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकती थी क्योंकि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। मैं तो अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द को देखती भी नहीं थी।
मैं दिन रात अपने कमरे में पड़ी रहती, बाहर निकलने का मन नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी से मेरा विश्वास उठ गया है और जिंदगी जीने की कोई उमंग नहीं बची थी। सेकेंड सेमेस्टर शुरू हो चुके थे, लेकिन कॉलेज जाने का भी मन नहीं होता था। मेरे माँ बाप मुझे समझाते कि एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, लेकिन मैं अपना दुख उन्हें कैसे समझाती। बात ये नहीं थी कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था, बात तो ये थी कि मेरे पति ने मुझ पे कितना घटिया इल्ज़ाम लगाया था। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भागती हुई बाहर आई कि शायद मेरा पति आया हो, उससे मेरी बेगुनाही का एहसास हो गया हो, मगर वहाँ मेरा पति नहीं बल्कि वही नौकर खड़ा था जो घर के काम करता था। मैंने उसे आने की वजह पूछी तो वो कहने लगा, मैं आपके निशानों के बारे में जान गया हूँ। ये सब सुनकर मैं चौंक गई और नौकर ने जो बात बताई उन निशानों को लेकर मैं हक्का भक्का से उसका मुंह देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उस नौकर के शर्ट के बटन खोल दिए। मुझे अब समझ में आ गया था कि मेरे पति ने मुझ पे इतना गलत इल्जाम क्यों लगाया था। मैंने नौकर के मुंह पे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। मैंने रोते हुए उसका गिरेबान पकड़ लिया। मैंने कहा, बताओ, जो निशान मेरे शरीर पे हैं वो तुम्हारे शरीर पर भी हैं। बताओ, मसाज के बहाने तुमने मेरे साथ क्या किया था? मुझे सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं उस नौकर के गिरबान को जोरदार पकड़ के खींच रही थी। ये सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मेरा नाम अंगद है और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता था। तुमसे 1 साल सीनियर था और मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने सोचा था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा, मगर तुम्हारी सहेली से पता चला कि तुम्हारी भी शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। डॉक्टर बनने में तो अभी बहुत समय था और इतने समय में तुम पढ़ाई हो जाती और मैं तुम्हें खो देता। इसी डर के कारण मैंने तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेज दिया, मगर तुम्हारे पापा ने इनकार कर दिया, ये कहकर कि मैं अपनी बेटी की शादी तब करूंगा जब वो डॉक्टर बन जाएगी। तुम्हारे पापा की बात सुनकर मुझे सुकून हो गया था और मैं अपनी पढ़ाई में बिजी हो गया। मुझे 1 हफ्ते के लिए अपनी कजन की शादी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा और इसी बीच तुम्हारी शादी हो गई। वो ये सब कुछ मुझसे कह रहा था और मैं अविश्वास से उसे देख रही थी। वो कहने लगा, मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और मैं तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी दीवानगी में तुम्हारे घर का नौकर बन गया था ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसीलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आता और रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारा पति तुम्हें हाथ न लगाए, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी थी और मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा, क्या तुमने कभी मेरे साथ कुछ गलत किया? ये सुनकर उसने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हारी इजाज़त के बिना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हारी मसाज करता था और सोने से पहले दूध का ग्लास देता ताकि तुम अपने पति के आने से पहले सो जाओ। तुम्हारे सोते ही मैं चुपचाप कमरे से चला जाता, कभी तुम्हें गलत इरादे से टच नहीं किया था। ये सुनकर मैंने उन निशानों की तरफ इशारा किया जो मेरे शरीर पे थे और उसके शरीर पे
एक दो ही थे। ये देखकर हंसने लगा और बोला, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये सिर्फ एक इन्फेक्शन है। ये मैंने इसीलिए किया ताकि तुम्हारे पति को हम दोनों पे शक हो जाए। ये कहकर उसने मुझसे माफ़ी मांग ली, लेकिन मैं उसे कैसे माफ़ कर देती। उसने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया था। मैं उसे फटी फटी आंखों से देख रही थी। मैंने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझ पे एक घटिया इल्जाम लगवाकर मेरी तलाक करवाई है। मेरे सामने वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शायद तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसी डर की वजह से मैंने तुम्हारे घर का नौकर बना और तुम्हें पाने की खातिर ये सब कुछ किया। मुझे माफ कर दो और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मेरे साथ एक नई दुनिया बसाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें जिंदगी में कोई दुख नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और चेहरे पे सच्चाई भी थी, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकल दिया। मेरे माँ बाप को भी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। सारा दोष उसी लड़के का था। मैं अपनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रोई थी। गलती किसी की भी हो, लेकिन सजा तो मुझे मिली थी। मेरे पति ने मुझ पे विश्वास नहीं किया और सिर्फ शरीर पे लगे और लाल निशानों की वजह से मुझे तलाक देकर मुझे बदकिरदार साबित कर दिया। अंगद रोज मेरे घर आता है और मुझसे माफ़ी मांगता है। मेरे माँ बाप ने तो अंगद को माफ़ भी कर दिया, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं अंगद को माफ़ कर सकूं। मेरी माँ मुझे समझाती रहती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम अंगद के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं मानती हूँ कि अंगद ने गलत किया, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारी मोहब्बत में ही उसने ये सब कुछ किया है। गलती तुम्हारे पति की है, उसे तुम पे विश्वास करना चाहिए था। जब उसका विश्वास इतना कच्चा था तो भगवान ने अच्छा ही किया कि तुम्हारा उसका रिश्ता जल्द ही खत्म कर दिया। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास न हो तो उस रिश्ते की नींव बहुत ही कमजोर होती है और वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाता। अच्छा हुआ जो भगवान ने उस शक्की इंसान से तुम्हें छुटकारा दिलवा दिया। माँ की बातें मुझे सही लगती है, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। क्या अंगद को माफ कर दूँ और उसके साथ नई जिंदगी की नई शुरुआत करूँ, या फिर मेरा घर बर्बाद करने वाले और मुझे धोखा देने वाले के इल्जाम में उसे पुलिस के हवाले कर दूँ। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।